तो कार्यक्रम का समय शुरू है और इसी के साथ हम आज अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। उस सबसे पहले आप सभी अतिथिगण को मेरा सादर नमस्कार और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोरी बच्चे का पहला बाल साहित्य कहा जाता है और जो माँ की स्वर लहरियों से होकर बच्चे तक पहुंचता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ पंचतंत्र की कहानियां एक अच्छा साहित्य है जो बाल सुलभ मन के लिए मनोरंजन और शिक्षा दोनों प्रदान करता है। आज बच्चे उपभोक्ता तंत्र का सॉफ्ट टारगेट बनकर रह गए हैं, जिसमें बच्चों के ब्रेन गेम के नाम पर एक बड़ा ट्रेड गेम चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवंबर 1954 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य अलग अलग देश के बच्चों को एक दूसरे से जोड़ना ताकि उनके बीच आपसी समझ और एकता की भावना मजबूत हो सके। सबसे पहले बाल दिवस जिनेवा इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्व भर में अक्टूबर 1953 में मनाया गया था। विश्व भर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार श्री वी.के. कृष्ण मेनन का भी था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया था। माना जाता है कि इसके बाद सबसे पहले बाल दिवस तुर्की में मनाया गया था। यूं तो वर्ष के हर माह में किसी न किसी देश द्वारा बाल दिवस अपने स्तर पर मनाया जाता है। भारत में इसे 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में आज हम यह वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसका विषय है बाल साहित्य का बदलता स्वरूप। वेबिनार का उद्देश्य आधुनिकता के संदर्भ में बाल साहित्य को देखना और समझना है। क्या बाल साहित्य बाल विचारों के अनुरूप ढला या साहित्यकारों ने अपने विचारों के अनुरूप बाल साहित्य रचने का प्रयास किया? आइए ऐसे ही कुछ बिंदुओं को समझने के लिए इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। और इस वेबिनार की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ नेदरलैंड से इस वेबिनार के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मोहनकांत गौतम जी को। देश, काल और वातावरण की परख रखने वाले विद्वान से हिंदी बाल साहित्य को लेकर उनके विचारों को जाने। मोहनकांत जी, आप आमंत्रित हैं। नमस्कार, नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप ही को, अरुणा गवाना ठाकुर जी को नमस्कार कहना चाहूंगा कि आपने ये एक बड़ी अच्छी संगोष्ठी वेबिनार की। धन्यवाद और सर। मुझको भी बुलाया, हालांकि मैं उतना नहीं जानता, हालांकि मैं भी बच्चा रहा हूँ और पुरानी स्मृतियों को तो मैं जानता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बाल साहित्य का बदलता स्वरूप चर्चा पर तो मैं कहूंगा, काव्य पाठ पर भी कुछ बता सकता हूँ। देखिए, आप मेरी आवाज सुन रही हैं ना? जी जी सर। ठीक है, ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं भारत को लेकर चलूं तो वहां पर काफी परिवर्तन हुआ है। जैसे कि मैं जाता रहा हूँ और वहाँ लोगों से मैं मिला हूँ, सुना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिसको मैं कहूंगा कि भारत आदर्श में तो बहुत ऊंचा है, लेकिन जिसे हम लोग प्रैक्टिस कहते हैं, वास्तविकता में हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने भी कहा कि मैं भी बच्चा था और भी बच्चे मेरे दोस्त थे, और सभी बच्चे चाहते हैं कि वो भी मिलकर दूसरे लोगों को अपना दोस्त बनाएं, दोस्तिन बनाएं। तो इतना तो अच्छी बात है क्योंकि उनमें प्रतिभा है, वो बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन अभाग्यवश, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे कहीं भी हम स्थिति को लें, उनको नकारा जाता है और ये नकारना ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि हम पारिवारिकरण या सामाजिकरण में उनको लाएं, और जो भी अगर संस्कार हैं तो उन बच्चों को सिखाएं। उसमें माता पिता का बहुत बड़ा आदर्श होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को रिश्ते समझाने होंगे कि रिश्ता होता क्या है, और बच्चा जब छोटा होता है तभी से सीखने लगता है। और रिश्ते में साथ साथ नातेदारी भी आ जाती है, क्योंकि नातेदारी से उसको पता पड़ जाता है कि कौन भाई है, कौन बहन है, कौन चाचा है, कौन दादी है, कौन नाना है। जब इतना वो जान जाता है तो उस स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए पर्व आ जाते हैं।
चाहे उसका जन्मदिन ही क्यों न हो, अगर घर वाले मनाते हैं, या फिर ये कृषि से संबंधित पर्व हों जैसे होली, दिवाली वगैरह, या कुछ ईश्वर से संबंधित हो जैसे कि आज शंकर जी का दिन है या गणेश जी का दिन है, तो उसमें सब लोग मिलते हैं और बच्चा जो है वो देख देख कर उनको पहचान लेता है और आगे बढ़ता है। मैंने ये जो उदाहरण इसलिए दिया कि देखिए हमारे भारत में जो दो बातें हैं वो अभी तक चल रही हैं। एक तो ये कि जिसको कहते हैं कि हम विजुअल यानी देखने की बात, कि देखते हम ज्यादा हैं और ऑडियो ऑडियो मतलब सुनते कम हैं और पढ़ते कम हैं। इसीलिए आजकल किताबों में पिछली बार किसी ने मुझको भेजा था 150 रुपए की 1 किलो किताब है। अब ये समझ में मेरी नहीं आया कि किताबों को भी एक तरह से तौल कर बेचा जाने लगा। तो जैसे कभी आपने कहा कि अब जैसे आपने कहा कि ये पंचतंत्र की कहानियां हैं वो भी शिक्षा दे सकती हैं, लेकिन शिक्षा है क्या, इसको पहले माता पिता को समझना होगा, पड़ोसियों को समझना होगा, और उसके बाद उसको वो बताएं बच्चों को। देखिए चाहते तो सब हैं कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वो क्या बनना चाहते हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो उनसे जो है संप्रेषण हो, बातें हो, और उनसे पता लगाया जाए कि अब जो उनका रिक्रिएशन होता है, मनोरंजन का साधन होता है, जिससे कि वो आगे के सपने देखते हैं। पहले तो जैसे कि अरुणा जी ने भी किसी एक लेख में लिखा था, शायद राष्ट्रीय सहारा में था, तो बहुत सी चीजें बदल गई, तो स्वरूप उसका बदल रहा है। तो उसमें यही है कि पहले तो लोरियां होती थी, बच्चों को सोने के लिए माँ लोरियां गाती थी, और उसके साथ साथ और लोग घर के, पता नहीं कहाँ तक आजकल है, कथाएं उनको सोने के लिए सुनाई जाती थी। राजा रानी की कहानियां होती थी, परियों की कहानियां होती थी, और मतलब यही था कि उन कहानियों को सुनकर वो अपने स्वप्न में, अगर उनको स्वप्न आता है तो सोचते रहें, और उनको क्या बनना है इस प्रतिभा को लेकर भी आगे बढ़ें। फिर उनको और आगे बढ़ाने के लिए खिलौने होते थे, गुड़ियां होती थी, और आजकल तो खैर ये मोबाइल टेलीफोन आ गए हैं जिसमें बच्चे गेम्स देखते रहते हैं, और टीवी आ गए हैं, और टीवी से उनको बहुत ही एक अजीब सी परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। वो है कि हॉरर यानी जो डराने वाली बातें जो हैं, या लोगों का कत्ल करते हुए, मारते हुए, ऐसी फिल्म भी आती हैं, तो बच्चे सोचते हैं ये क्या है। और कभी यूरोप में तो हो रहा है कि भाई यहाँ पर भी लोग खिलौनों में बंदूकें खरीद लेते हैं, टैंक्स खरीद लेते हैं, और वो चला तो नहीं पाते, लेकिन बच्चों के साथ ही बैठ बैठ के यही सोचते हैं कि मैं इसको अगर इस करूंगा और अगर वो व्यक्ति ये है तो मैं उसको मार सकता हूँ। तो ये जो स्वरूप जो आ रहा है, ये स्वरूप ठीक नहीं है। पहले कार्टून होते थे, मुझे याद है बहुत, जब मैं छोटा था तो समाचार पत्रों में मैंड्रेक नाम से कार्टून आता था, मैं बड़े मन से देखता था। आजकल तो खैर बहुत बहुत सी पत्रिकाएं आ गई हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैं यही कहूंगा कि हमें चाहिए, जो कि नेदरलैंड्स में भी होता है, बच्चे की जो आवश्यकता होती है उस पर ध्यान दिया जाए, और उसमें सबसे बड़ा ध्यान तो माँ का होता है। भारत में गांव में चले जाएं तो माँ के पास उतना समय नहीं होता, वो सुबह से शाम तक तो घर के काम में लगी रहती है। लेकिन नेदरलैंड्स में माँ का विशेष योग यही होता है कि बच्चे के लिए पूरा काम करे, सोते वक्त कहानियां सुनाए, और बच्चे को 8 बजे सुला देते हैं, और फिर ये भी पता लगाते हैं कि बच्चे का अपना कमरा कौन सा है, एक कमरा उसको दे देते हैं, उसकी चीजें उसी की होती हैं।
कोई उसको छू नहीं सकता। और जैसे बच्चे चाहते हैं भाई हमको भी भेंट मिले, तो भेंट में जो उनकी समझ में होता है, जो बच्चे चाहते हैं, वही भेंट दी जाती है। अब इसमें एक नई बात आ जाती है, दिलचस्पी भी बढ़ती है। और कार्टून का भी एक पत्रिका तो बहुत आ गई है, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि बच्चों को हमें साहस देना है, उत्तेजित करना है। और अगर हम ये करेंगे तो उनकी प्रतिभा आगे निकलेगी और वो कुछ रचनात्मक काम भी कर सकते हैं, कविता भी बना सकते हैं, काव्य भी, मतलब प्रोज में भी कहानियां भी लिख सकते हैं। और अगर वो अपने माता पिता को सुनाते हैं या पड़ोस में किसी सुनाते हैं, तो हमको चाहिए कि उसको हम अच्छी तरह से सुने और उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। क्योंकि हमारे यहाँ कहता रहे ये सब क्या बक रहे हो, ये कुछ नहीं, तुम जाकर पढ़ो, ये ठीक नहीं। क्योंकि व्यक्ति सब काम एक साथ नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, बच्चे भी नहीं कर सकते। फिर एक और बड़ी चीज है जिस पर कि बच्चों को ध्यान दिलाया जा सकता है, जो कि नीदरलैंड्स में मैंने देखा है, यूरोप में देखा है। हमारे यहाँ कोई भूगोल नहीं जानता, भारत का भूगोल भी नहीं जानते हैं बच्चे। और अगर वो भूगोल नहीं जानेंगे तो वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की स्थिति को कैसे समझेंगे। पिछले बार मैंने एक एटलस देखी थी, उसका नाम था माई एटलस, मेरी अपनी भूगोल। और उसको मैंने खोल के देखा, पूरा विश्व था, विश्व में जो जो अच्छी चीजें थी और प्राकृतिक चीजें थी सब दिखाई थी, और देशों के नाम से दिखाई। हमारे यहाँ कुछ नहीं। तो हमें चाहिए कि हम भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बच्चों को बताएं। ये बदले स्वरूप में बहुत सी नई बातें आ सकती हैं। अब देखिए, गुड़िया वाली बात तो ठीक है, लेकिन गुड़िया में यूरोप में तो बड़ी समस्या हो गई है। एक तरफ तो इटली में अभी एक गुड़ियों के लिए एक अस्पताल बनाया है, जहाँ पर पुरानी गुड़ियां बच्चे ला सकते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। दूसरी ओर पुलिस की ओर से गुड़ियों के का जो प्रयोग ये जो चरस वाले या ड्रग्स वाले करते हैं, उनके अंदर भर देते हैं। तो पुलिस ने उनको तोड़ के देखा, उसमें ड्रग्स निकली, और बच्चे भी उसको खा सकते हैं। तो ये गलत बात है। तो इसलिए गुड़ियां तो हैं, लेकिन गुड़ियों का एक जो रूप है, और उसमें इंस्पेक्शन होना चाहिए कि भाई जो चीज बने अच्छी बने। इसी तरह से जब उनको देखने का अवसर मिलेगा तो वो चित्र देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में रेलगाड़ियां हैं, इंजन जो पहले होते थे अब तो नहीं है। मुझे तो अब भी शौक है, मेरे घर में काफी पुराने इंजनों के मॉडल्स हैं, मुझको अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को भी अपना होता है, नई ट्राम्स हैं या बसेस हैं, उनके मॉडल्स हो सकते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो यही है कि भारत मारे भाई क्यों पैसा खर्च कर रहे हो इस सब इन सब चीजों के लिए। तो अगर हम बच्चे पर ध्यान दें, उसकी बातें समझें, तो हम बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और हमें चाहिए माता पिता को, जो यहाँ पर होता है, स्कूल से भी बच्चों को संग्रहालय और चिड़ियाघर में ले जाते हैं, दिखाते हैं, और एक तरह से प्रेम और आदर उत्पन्न होता है कि पशु पक्षी, हमारी जो सराउंडिंग जो आसपास की हैं, जिसमें प्रकृति है, इसका ख्याल किया जाए ताकि ये प्रदूषण न हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो व्यक्ति, जो बच्चा आगे बढ़ रहा है, अपने साथ साथ अपना तो ख्याल करेगा ही, लेकिन साथ में जो स्थानीय जो परिवेश है उसका भी आदर करेगा, और उसको आदर करके सुरक्षित रखेगा और आगे बढ़ाएगा। ये बात भी होनी चाहिए। देखिए, इसी तरह से इंसानियत आती है, और इसी तरह से धर्म जो है वो भी पनपते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे यहाँ, भारत की बात कर रहा हूँ, कितने माता पिता बच्चों को लेकर संग्रहालय जाते हैं, क्योंकि संग्रहालयों में भी फीस लगा रखी है। कितने स्कूल के बच्चे संग्रहालय में स्कूल ले जाता है। तो ये सब अगर नई नई हम बात लाएं तो उससे बच्चे को बहुत फायदा होगा,
और बच्चा जो है आगे बढ़ सकता है। और ये स्वरूप हमको समझना होगा। इसके साथ ही साथ उसकी जो रचना की जो प्रतिभा है वो अपने आप आगे निकलेगी और वो कुछ लिखेगा, दिखाएगा और उसको आप एप्रिशिएट, उसको मान लीजिए ये बहुत अच्छी चीज है और उसको बढ़ावा दीजिए। ये मत कहिए तुमको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना नहीं, जो बनना चाहे बने। उसको जो बेसिक, जो आधार शिक्षा का मिलना चाहिए वो उसको दिया जाना चाहिए, और जो कि कम से कम नेदरलैंड्स में है। यहाँ पर तो बच्चों की काव्य और कहानियां लिखने के लिए भी लेखकों को पुरस्कार दिए जाते हैं, राशि दी जाती है। अभी कल कहीं मैंने देखा था कि इस बार इन्होंने, नेदरलैंड्स ने एक बहुत बड़ी राशि भारत को दी है, क्योंकि भारत में कुछ बच्चों पर अच्छा काम हुआ होगा। तो इस तरह से अगर हम प्रोत्साहित करें स्कूलों को, परिवारों को, तो मैं समझता हूं कि बच्चे एक नई स्थिति में जाएंगे जिससे राष्ट्र की, जो उनका भारत राष्ट्र है, अभी राष्ट्र बना नहीं है, उन्नति भी होगी, उनके स्कूल की उन्नति भी होगी, उनके परिवार का नाम भी होगा। और इस बदले स्वरूप में जो वो आगे चल के बताएंगे कैसे क्या होना चाहिए, उनके ही साथी उसको लेके आगे बढ़ेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये जहाँ तक मुझे सर की बात में, हम लोग भी बचपन में शायद कुछ इसी तरह सोचते थे और सर ने भी वही बताया कि पेरेंट्स को कुछ थोपना नहीं चाहिए, लेकिन शायद आधुनिकता ने ही पेरेंट्स को भी शायद उसी ओर धकेल दिया है। और जो बच्चों के चहुमुखी विकास में सबसे बड़ा बाधक है, एक प्रेशर करियर का, पैसे कमाने का, और ऐसा ही कुछ और बदलाव और भी आए हैं। और इन्हीं बदलावों को समझने के लिए मैं अपनी अगली इस वेबिनार की अतिथि वक्ता शैलदी को आमंत्रित करने जा रही हूँ, जो लंदन से हमारे साथ जुड़ी हैं। और बाल हृदय शैलदी की एक ऑनलाइन पत्रिका लेखनी है, और वे उसी पत्रिका में बच्चों की कहानियां भी डालती हैं, और बच्चों के बदलते साहित्य को वो किस परिप्रेक्ष्य में देखती हैं, आइए जानते हैं शैलदी से। शैलदी, आप आमंत्रित हैं। नमस्कार अरुणा और सभी प्रबुद्ध पंच और श्रोतागण। हम सभी के अंदर एक बच्चा छुपा रहता है, इसलिए सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। मोहक बाल साहित्य की जरूरत सदा रही है और रहेगी। मानवता को जीवित रखने के लिए, सहज और स्वस्थ जीवन में एक विश्वास के लिए, स्वस्थ और सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों का शारीरिक व मानसिक रूप से पोषित रहना आवश्यक है, क्योंकि यही तो हमारी आज को कल से जोड़ने वाली कड़ी है। मालीसा हंसता खेलता यह जीवन उपवन कल इन्हें और इन्हीं की देखरेख में तो हमें सौंप कर जाना है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, अर्थात आज का बच्चा ही कल के भविष्य का जनक और निर्माता है। अब अच्छे खान पान व शिक्षा के साथ साथ बच्चों के मानसिक विकास में बाल साहित्य का योगदान आज भी नकारा नहीं जा सकता। हम सभी की कितनी चेतन अवचेतन यादें हैं, दादी नानी के मुंह से सुनी पढ़ी जाने कितनी कहानियां हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। यदि बचपन से ही पढ़ने लिखने की आदत पड़ जाए तो अपरोक्ष रूप से ही सही आदर्शों और विचारों को, कल्पना को नया आकाश और नई उड़ान दी जा सकती है। चरित्र के नींव का पत्थर तक बनने की संभावनाएं रखती हैं ये रचनाएं। नित नए और रोचक, सही, आदर्श व सफल प्रतिमानों को गढ़ कर, जैसे कि अरुणा ने भी कहा, पंचतंत्र की कहानियां
और ईसप की कथाएं हमारे चारों तरफ सदियों से, जब से आदमी ने होश संभाला, वो बच्चों को कभी नीति के रूप में, कभी एक नाटक के रूप में, कविता के रूप में, कहानियों के रूप में उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, और बहुत बार सिर्फ एक स्वस्थ मनोरंजन के लिए बाल साहित्य को परोसता आ रहा है। कविताओं की वाचक परंपरा, लयबद्ध गीत सीधे मन में उतर जाते हैं। जाने कितने बाल गीत हैं जिनके रचयिता को जाने बगैर ही हम बचपन से गाते गुनगुनाते आए हैं। सूरज निकला, चिड़िया बोली, यह लघु सरिता का बहता जल, और मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी आज भी कानों में गूंजती है। फहरिस्त वक्त सी ही लंबी है। हिंदी साहित्य में बाल कविता की एक विशाल एवं प्राचीन परंपरा रही है। हिंदी के सबसे पहले बाल कवि मैं सूरदास को मानूंगी, जिन्होंने कन्हैया के इतने मोहक रूपों का वर्णन किया है। मैया हो तो चंद्र खिलौना लइयो, या फिर कबहू बढ़ेगी यह चोटी, या फिर मैया मोहे दाऊ बहुत खिंचायो। जाने कितने मोती हैं इस अमूल्य खजाने में। अनेक रचनाएं ऐसी होती हैं जिनके रचयिताओं का कहीं नाम तक नहीं मिलता, परंतु बच्चे बच्चे ने गाया और खेला है इनके साथ। आज के कवि बहुत से ऐसे आए जिन्होंने बड़े रोचक अंदाज में प्रस्तुत की। जैसे मुझे याद आ रही है शेरजंग गर्ग की एक कविता, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी, कितनी निराली यह गाय, सारा दूध हमें दे जाती, चलो पिला दें इसको चाय। आरंभिक प्रयासों में भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी की बाल कविताएं हम सबने पढ़ी हैं। स्वतंत्रता के बाद से तो मानो सुखद बाढ़ सी आ गई थी इनकी। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद जैसे बड़े बड़े रचनाकारों ने भी अविस्मरणीय बाल साहित्य रचा है। कौन भूल सकता है हामिद को। और महादेवी वर्मा की मुझे याद पूरी नहीं याद है, पर ध्यान आ रही है, कोयल पे एक बहुत प्यारी बाल कविता कभी पढ़ी थी। बच्चों के आयु वर्ग के आधार पर बाल कविताओं के को हम 3 प्रमुख भाग में बांट सकते हैं: शिशु कविता, बाल कविता और किशोर कविता। शिशु कविता के अंतर्गत 3 से 5 साल के बच्चे, जिन्हें हम नर्सरी राइम में भी कहते हैं, 8 पंक्तियों वाली वे कविताएं आती हैं जो नन्हे मुन्नों के प्रिय विषयों पर सरल भाषा में तुकबंदी, ध्वन्यात्मकता एवं लय को आधार बनाकर लिखी जाती है। शिशु कविता के प्रचार प्रसार में पराग और मुन्ना मुन्नी, बाल भारती आदि इन पत्रिकाओं का बड़ा हाथ रहा, कम से कम मेरे बचपन में तो अवश्य। बाल कविताओं और बाल गीतों के कई आजकल संपादित संकलन आए हैं जो काफी लोकप्रिय भी हुए हैं और इनका रूप भी बदला है। एक कुंवर बेचैन जी जो अब नहीं रहे और मेरे बहुत प्रिय कवि थे, उन्होंने एक गीत लिखा था जो बड़े मार्मिक तरीके से इस हमारे बदलते समाज को और कैसे हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं उसकी तरफ इंगित करता है। उन्होंने कहा कि जिस लोहे को ढाल के हमने खिलौने बनाए थे, उनको औजार बनाने पर तुली है दुनिया। तो ये हमें ऐसे गीत परोसने हैं बच्चों के आगे, जैसा कि मोहन भाई ने भी अभी कहा, जो उन्हें सही दिशा की तरफ प्रेरित करें, नई प्रेरणा दें। किशोर कविता के अंतर्गत 12 से 16 वर्ष की आयु को ध्यान में रखी लिखी हुई कविताएं आती हैं, जो उनकी आशाओं, आकांक्षाओं, उमंगों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप और प्रेरक होती हैं।
किशोर लेखनी गंभीर और विचारोत्तेजक होती है। एक उदाहरण देखें। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। बचपन से पढ़ी और खुद भी कई रची इस 15 साल की लेखनी पत्रिका की चांद परियां और तितली स्तंभ की यात्रा के दौरान मैंने खुद भी कई शिशु गीत बाल कविताएं लिखी हैं, कई पढ़ी हैं जो भुलाई नहीं भूलती। कुछ आपके साथ साझा करना चाहूंगी। हमारे यहीं बर्मिंघम में एक बार एक शिवांग नाम का लड़का था, सिर्फ 8 वर्ष की आयु। उसने एक कविता भेजी थी जो मैं आज तक नहीं भूल पाती। एक परी आए गर्मी को दूर भगाए, परी हमारी दोस्त बन जाए, साथ हमारे खेले साथ हमारे गाए, एक परी आए दुनिया की सैर कराए, परी हमें कहानी सुनाए, सबसे अच्छी नींद सुलाए, सबका मन बहलाए, एक परी आए होमवर्क करा जाए। एक साध्वी थी, विवेकानंद, नैनीताल के, मैं नाम भूल रही हूँ, आई थिंक रामतीरथ परमहंस का आश्रम था या विवेकानंद का। उन्होंने अपनी रची बाल कविताओं की किताब मुझे दी थी। श्यामा कुमारी उनका नाम था। उनकी एक बाल गीत था, मैं भीम के समान बन जाऊं बलवान, राक्षसों को मारूं श्री राम के समान, पूरा ज्ञान पाऊं पर्वत को उठाऊं हनुमान के समान। अब लोग संवरण नहीं कर पा रहे, अपनी भी एक छोटी सी कविता सुना ही देती हूँ। रात की कढ़ाई में पूरी सा चंदा, कितने पास आ बैठा है माँ, देखो अब यह दूरी का चंदा, प्लेट में दे दे तू मुझको, मैं भी तो अब देखूं जरा, ठंडा है या गरम बहुत, छत पर मेरी जो आलट का, जाने किस मजबूरी में चंदा। हो सकता है आज बड़ों का, दादा दादी नाना नानी शिक्षक और अभिभावक का साथ बच्चों को रुचिकर न लगे, क्योंकि नए नए खिलौने मिल चुके हैं, मोबाइल और कंप्यूटर पे गेम्स और तरह तरह की एक से एक लुभानी फिल्में। दादा नानी शायद उन सबसे compete न कर पाए, पर दाल चावल रोटी की तरह वो हमेशा साथ हैं और रहेंगे, और शायद वही है जो हमारी मानसिकता को पुष्ट भी कर सकते हैं। विश्वीकरण के इस युग में बच्चों के परिवेश और ज्ञान मनोविज्ञान में तेजी से परिवर्तन आया है, इसलिए आज ऐसे बाल साहित्य की जरूरत है जो बांधने के साथ मनोरंजन के साथ साथ प्रेरित भी करे, स्थिति और विषयों का ज्ञान दे, वर्तमान परिस्थितियों और जरूरतों से भी हमें अवगत कराए। इसका एक अच्छा उदाहरण आज की ये जो कोरोना की महामारी है, हम कहानियों से गीतों से बच्चों को समझा सकते हैं कि कैसे वो अपने को बचा के रख सकते हैं। अब चांद पर बैठी चरखा काती बुढ़िया की जगह रॉकेट पर बैठकर कैसे नए ग्रह पर पहुंचे, चांद पर कैसे घर बनाएं, खेतों कैसे खेती करें आदि कहानियां शायद अधिक रोचक लगे उन्हें। आज की बाल कहानी जीवन के एक छोटे हिस्से की नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व को अपने समूचेपन से चाहने की जिद है। सिर्फ कल्पना की दुनिया की फंतासी कथा नहीं है जो जीवन से भागकर बच्चे को किसी तिलिस्म में ले जाए। अपितु आज का बच्चा उन कहानियों को अधिक पसंद करता है जो उसको दुनिया को कुछ इतने कल्पनापूर्ण और रंगदार ढंग से सामने रखे कि वह चकित होने की बजाय उसमें खुद शामिल होना चाहे, उसका एक हिस्सा महसूस करने लगे। ईटी और जुरासिक पार्क और ये हैरी पॉटर की कहानियों से
हम सब परिचित हैं, हम सबकी पढ़ी जानी है वे। तो बच्चों का साहित्य बदल रहा है और समय की मांग के हिसाब से बदलेगा भी, और बदलना भी चाहिए। कहानियां भी कई लिखी गई हैं, एक से एक बढ़कर एक, और आगे भी लिखी जाएंगी। बड़े छोटे सभी बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शालदी। बस ये बात जरूर है कि आपने हमें भी अपने बचपन में घुमा दिया। और एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी कि आपने परिभाषित कर दिया, जिसको उम्र के हिसाब से परिभाषित कर दी पूरे साहित्य को। और हम हमारे सामने ये जरूर रखा कि साहित्य बदलना चाहिए, बदलता साहित्य शायद अच्छा है और हमें नई चीजों से अवगत भी कराता है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि सूरदास को आपने जो पहला बाल कवि कहा, मतलब हम जिन जिन कवियों को शायद भूलते चले गए थे, उनको आपने वापस घुमा दिया। यही मेरे हर वेबिनार में होता है आपके साथ। कम से कम आप हम जिन चीजों को छोड़ने छोड़ते जाते हैं दिमाग में, मतलब हमारे पीछे चला जाता है, उनको आप वापस हमारे सामने ला के खड़ा कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मेरे ख्याल से हम अब अपने नेक्स्ट उस पर भी शिफ्ट कर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगले पे मैं सबको भेज देती हूँ चैट पे ही। तो फिर नए पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा।